नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं, किस किस की क्लास लगने वाली है। बागेश्वर बाबा ने केजरीवाल की पर्ची खोली तो क्या गिरफ्तारी निकली या नहीं, आज इसके बारे में बात करूंगा। वो कौन है जिसकी गिरफ्तारी से केजरीवाल टेंशन में होंगे? केजरीवाल की गिरफ्तारी का टाइमर अचानक तेज हो गया है क्या? जेल में बंद मनीष सिसोदिया पर नई मुसीबत कैसे टूट पड़ी है, आज आपको यह भी बताऊंगा। इसके बाद आज आप टीवी पर पहली बार एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे को देखने जा रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य की चर्चा देश भर में है, उनके पति की चर्चा देश भर में है, लेकिन पति पत्नी के बीच वो जो दोस्त है मनीष दुबे, उसे लोगों ने आज तक नहीं देखा, उसका पक्ष नहीं जाना। आज पहली बार आप मनीष दुबे को देखेंगे। पाठशाला में आपको सुनवाएंगे कि एसडीएम ज्योति और आलोक के रिश्ते को लेकर मनीष दुबे ने क्या कहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के गांव पहुंचा नवभारत का कैमरा, तो हमें क्या मिला आपको देखना चाहिए। एसडीएम ज्योति और आलोक के बारे में ससुर जी ने क्या बताया, आज आपको वो भी बताऊंगा। इसके अलावा योगी के गोरखपुर से पीएम मोदी का सनातन विरोधियों को जो जवाब दिया गया है, पीएम मोदी ने कैसे गीता प्रेस पर एजेंडा चला रहे नेताओं की क्लास लगा दी, आज उसका चैप्टर भी है, जिसमें 100 करोड़ हिंदुओं के सम्मान का चैप्टर है। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी से भी आज आपको मिलवाएंगे। 2 BHK फ्लैट है उसके पास, दुकान से रेंट आता है, लेकिन फिर भी वो भीख ही मांगता है और भिखारी ही है। ऐसे शख्स से आज आपको मिलवाऊंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत पहले दिन भर की बड़ी खबरों के रिवीजन के साथ, उसके बाद पहला चैप्टर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद राहुल गांधी की अयोग्यता बरकरार रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बीजेपी मुख्यालय में आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रभारी मौजूद रहे। बालासोर रेल हादसे की जांच में जुटी सीबीआई ने रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जिन 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया उनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर आमिर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ अपराध के सबूत मिटाने या अपराध को लेकर गलत जानकारी देने की धारा भी जोड़ी गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष का विरोध और तेज हो रहा है। लखनऊ की मस्जिदों में QR कोड के जरिए यूसीसी के विरोध की अपील की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य फिरंगी महली ने कहा कि देश के मुसलमानों को यूसीसी की जरूरत नहीं है। वहीं नोबेल अवार्ड विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कहा कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। अमर्त्य सेन ने कहा कि देश इतने सालों से बिना यूसीसी के चल रहा है, आगे भी चल सकता है। स्पेन में भारी बारिश की वजह से ज़रागोजा शहर में अचानक भीषण बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से शहर की सड़कें उफनती नदी में बदल गई। सड़कों पर मौजूद गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहते हुए देखा गया। कुछ ड्राइवर अपनी कारों में ही फंस गए। पानी के तेज बहाव की वजह से उन्हें इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो कार से निकल पाते। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा ने केजरीवाल की पर्ची खोली तो क्या उसमें गिरफ्तारी निकली। वो कौन है जिसकी गिरफ्तारी से केजरीवाल टेंशन में होंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी का टाइमर क्या अचानक तेज हो गया है। जेल में बंद मनीष सिसोदिया पर कौन सी नई मुसीबत टूट पड़ी है। सबसे पहले इसका चैप्टर। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सबको कहानी सुनाते हैं। आपको ध्यान ही होगा कि वो सुनाते नहीं है, चौथी पास राजा की कहानी सुनाते रहते, जहां जाते चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। लेकिन आज केजरीवाल जी के लिए भी एक कहानी आई, और ये कहानी किसी और ने नहीं बल्कि बागेश्वर बाबा ने सुनाई। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि बागेश्वर बाबा केजरीवाल जी पर स्टोरी क्यों सुनाएंगे। भाई आई है स्टोरी, आज आपको हम सुनाते हैं। केजरीवाल जी की नई टेंशन के बारे में भी आपको बताएंगे आज। दरअसल बाबा बागेश्वर ने जो कहानी सुनाई है
वो कहानी सुनकर केजरीवाल भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो केजरीवाल कहानी सुना रहे थे, अब उन्हें कहानी सुनाई जा रही है। बागेश्वर महाराज ने केजरीवाल से जुड़ी ये कहानी दिल्ली में ही सुनाई है, मतलब केजरीवाल जी के गढ़ में आकर सुनाई, जहां उनका दरबार लगा हुआ है। बागेश्वर महाराज 2 दिन से दिल्ली में ही हैं और उनका दरबार शनिवार तक दिल्ली में चलने भी वाला है। आयोजकों का दावा है कि बागेश्वर बाबा के दरबार में करीब 10 से 15 लाख की भीड़ जुट रही है। यहां पहुंचने वाले भक्त बता रहे हैं कि वो सुबह 4 बजे से डेरा लगाकर बैठ जाते हैं ताकि बागेश्वर बाबा की एक झलक मिल जाए। फिर भी लाखों लोगों को अंदर जाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले ही पूरा हॉल भर जाता है। दिल्ली में बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए पंजाब, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, इतना क्रेज है बाबा का। लेकिन जिन बाबा को सुनने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं, उन्होंने आज केजरीवाल जी को कहानी सुनाई। दिल्ली में कथा सुनाने के दौरान बागेश्वर बाबा ने अपने भक्तों को एक दिलचस्प कहानी सुनाई। अच्छा, इसमें उन्होंने नाम नहीं लिया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन पहले एक बार कहानी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पहले कहानी सुनिए। हमारे गांव में एक मुक्तानंद जी रहते थे, उनका नाम, अब अच्छा गांव के क्यों, यही परपड़गंज के चंगीलाल, यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल, उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले, देखो लात खाई, घूसा खाए, कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। बोलो जय सिया राम। ऐसे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री में कुछ भी मिल जाए। हम यही कहना चाहते हैं, फ्री में मिलेगा, लेकिन कुछ मिले या ना मिले, इस दुनिया में प्रभु की भक्ति अवश्य फ्री में प्राप्त होती है। अब ये कहानी तो मुफ्तानंद के बारे में, जिसको मुफ्त में लेने का चस्का था। कहानी उन्होंने सुनाई लाखों लोगों के बीच में, दिल्ली में बैठकर सुनाई। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहानी सुनाई, उसका सार यह था कि कई बार मुफ्त में मिलने वाली चीजों के चक्कर में हम अपना ज्यादा नुकसान कर देते। वैसे तो उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं, लेकिन उनके बयान को दिल्ली में चल रही केजरीवाल की फ्री वाली पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली वालों को यह कहना चाह रहे हैं कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता बॉस, सिर्फ प्रभु की भक्ति मिलती है मुफ्त में। और जो भी मुफ्त की योजनाएं आपको मिल रही हैं, जिससे आपको यह लग रहा है कि आपका फायदा हो रहा है, उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। चर्चा होने लगी तो कई लोग यह भी लिखने लगे सोशल मीडिया वगैरह पर कि सर ये तो हो रहा है, देखिए मुफ्त की बिजली पानी वगैरह मिली, लेकिन इधर शीश महल खड़ा हो गया। तो लोग कहानी से केजरीवाल जी को कनेक्ट करने लगे। लेकिन केजरीवाल जी को अभी किसी और के फायदे नुकसान की चिंता नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने फायदे नुकसान की फिक्र है इस वक्त। और इन मामलों की फिक्र है, उन मामलों की फिक्र है जिन मामलों में केजरीवाल बुरी तरह से फंसते चले जा रहे हैं। केजरीवाल के लिए नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि शराब घोटाले की जांच नए लेवल पर पहुंच गई है। और यह वो लेवल है जहां से अब केजरीवाल जी के लिए जेल जाने का काउंटडाउन तेज होता लग रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो एक्शन ले लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ईडी ने ऐसा एक्शन लिया जिससे केजरीवाल भी घबरा रहे होंगे, सुनिए जरा उसके बारे में। ईडी ने शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा नाम के बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया जाता है। इसमें मनीष सिसोदिया तो जेल में है ही, केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल के जेल जाने की नौबत आ जाएगी अगर यह आदमी गिरफ्तार हुआ है? यह सवाल क्यों है, अभी आपको आगे समझाऊंगा।
अब आप ये कहेंगे कि शराब घोटाले की जांच तो पहले से चल रही है, बहुत पहले से चल रही है, बहुत सारे लोग पकड़े जा चुके हैं, केजरीवाल से पूछताछ भी हो चुकी है, फिर किसी दिनेश अरोड़ा के पकड़े जाने से केजरीवाल क्यों घबराएंगे भाई? इससे केजरीवाल के जेल जाने की बात कहां से आ गई भाई? तो इसके बारे में अब आपको बताता हूं। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि शराब घोटाले में जो नई गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं है। जिस दिनेश अरोड़ा को ईडी ने अरेस्ट किया है वो दिनेश अरोड़ा इसी केस में सीबीआई का गवाह है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा कम ही होता है कि किसी केस के सरकारी गवाह को उसी केस में कोई दूसरी जांच एजेंसी अरेस्ट कर ले, लेकिन ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गुरुवार की रात को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की कस्टडी पर भेज दिया गया है। मतलब अब ये 4 दिन ईडी के पास रहेगा और ईडी के सवालों के जवाब देगा दिनेश अरोड़ा, जिसकी फोटो आप अलग अलग देख रहे हैं और किसके साथ देख रहे हैं वो वहां पर आपको दिख रहा है। यहां समझने वाली बात यह है कि दिनेश अरोड़ा पिछले साल नवंबर में शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गया था। कोर्ट में दिनेश अरोड़ा ने अर्जी दी थी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहता है और इस केस में सब कुछ बताना चाहता है। दिनेश अरोड़ा ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाया था। सीबीआई को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनना चाहता है, इसलिए उस वक्त सीबीआई ने दिनेश अरोड़ा की जमानत अर्जी का भी विरोध नहीं किया। सीबीआई ने तब कोर्ट को बताया था कि दिनेश अरोड़ा ने शराब घोटाले में जो अवैध लेन देन हुई है उसकी डिटेल्स बताई और यह भी बताया था कि कैसे सरकार से जुड़े लोग शराब घोटाले में शामिल हैं, कैसे शराब नीति के जरिए दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया गया। पिछले साल नवंबर में ही दिनेश अरोड़ा को इस केस में जमानत मिल गई। अब जो आरोपी सरकारी गवाह बन गया था, जिसकी जमानत का विरोध सीबीआई भी नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था ये तो हमारा ही गवाह है, कहां जाएगा, ये तो सरकारी गवाह बन गया और वो खुद ही जमानत पर बाहर था। अब उसे अचानक ईडी ने अरेस्ट क्यों किया भाई? इसके पीछे कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जो इस केस में अरविंद केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बन सकती है। हो सकता है कि इस केस में ईडी को कुछ नई बातें पता चली हों, जिसके बाद अब केजरीवाल तक एजेंसीज के हाथ पहुंच सकते हैं, लेकिन वो हाथ पहुंचे उसके पहले दिनेश अरोड़ा नाम के इस आदमी से ईडी अब बैठाकर पूछताछ करना चाहती है ताकि एक एक सबूत जो उनके हाथ शायद लगा हो उसको क्रॉस चेक किया जाए, रीवेरीफाई किया जाए। दिनेश अरोड़ा का केजरीवाल से क्या कनेक्शन है यह ईडी ने अपनी चार्जशीट में ऑलरेडी बताया हुआ है। यह चार्जशीट मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने 4 मई को दायर की थी। इस चार्जशीट में दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल के कनेक्शन के बारे में लिखा क्या गया है, सुनिए आप, तब आपको पता चलेगा कि यह गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि नई शराब नीति के तहत सभी रिटेलर्स को स्टोर्स खोलने में दिक्कत आ रही है। तब इसी दिनेश अरोड़ा ने सितंबर 2021 में मनीष सिसोदिया के साथ एक बैठक अरेंज करवाई थी। यह ईडी चार्जशीट में लिख रहा है। चार्जशीट के मुताबिक इस बैठक में मनीष सिसोदिया के आने के 15 मिनट के बाद दिनेश अरोड़ा पहुंचा और यह बैठक तभी शुरू हुई जब दिनेश अरोड़ा पहुंच गया और सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा को एक तरह से इशारा किया कि बगल में आकर बैठो। इससे शराब इंडस्ट्री में यह मैसेज गया कि दिनेश अरोड़ा शराब नीति के मामलों में आम आदमी पार्टी का आदमी है। दिनेश अरोड़ा भी बार बार यह बात कहता था कि वो सिसोदिया की तरफ से 6% कमीशन ले रहा है। यह बातें ईडी के चार्जशीट में है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी नजदीकियों के बारे में भी सबको बताता था। दिनेश अरोड़ा की समझ और अनुभव की वजह से वो शराब के मामले में एक और आरोपी विजय नायर के साथ काम कर रहा था और विजय नायर के इशारे पर आम आदमी पार्टी के लिए कैश की वसूली कर रहा था। यह भी ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है। ये सारी बातें ईडी ने अपनी चार्जशीट में लिखी। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें यह आरोप लगाए गए थे कि दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा नाम के एक बिजनेसमैन से पैसे लेकर वो पैसे मनीष सिसोदिया को दिए थे। ईडी की चार्जशीट में लिखा है कि जांच में यह पता चला कि दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया का करीबी है और अमित अरोड़ा जो बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, उसे पिछले साल नवंबर में शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों दिल्ली में नई शराब नीति में हुई गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए थे और इस घोटाले की साजिश को लागू करने में बाकी आरोपियों के साथ इनकी भी भूमिका है।
बाकी आरोपी और साउथ ग्रुप के अलावा मनीष सिसोदिया भी इस साजिश का हिस्सा हैं। मनीष सिसोदिया को 2 करोड़ 20 लाख की रिश्वत दिनेश अरोड़ा के जरिए मिली थी और जिसके बदले में मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में फायदा पहुंचाया। ये भी बातें उसमें लिखी हुई है। दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहा था, यह आरोप। मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का करीबी होने का भी दावा करता था और इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब अगर फिर से दिनेश अरोड़ा अरेस्ट हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब अरेस्ट हुआ उसने गवाही दी वगैरह वगैरह हुआ तो मनीष सिसोदिया जेल चले गए। इस बार क्या वो अरेस्ट हुआ है तो क्या अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का हो सकता है क्या? क्योंकि शराब घोटाले की अभी तक की जांच में अरविंद केजरीवाल से एक बार पूछताछ हुई। इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे पूछताछ की थी, जिसमें उनसे करीब 56 सवाल पूछे गए थे। सीबीआई ने तब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ इसलिए की थी क्योंकि जांच में केजरीवाल के नाम का जिक्र आया था। सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी के सामने अपने बयानों में केजरीवाल का नाम लिया था। सी अरविंद ने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ था। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल के आवास पर जिस मीटिंग की बात की गई, उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो दोनों अब जेल में हैं, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा केजरीवाल का नाम समीर महेंद्रू नाम के आरोपी ने भी लिया था, जिसकी इंडो स्पिरिट नाम की कंपनी थी, लेकिन इसकी हिस्सेदारी जांच एजेंसियों के मुताबिक एक डील के तहत साउथ ग्रुप के लोगों को दे दी गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक समीर महेंद्रू से विजय नायर के फोन के जरिए केजरीवाल ने फेस टाइम पर वीडियो कॉल करके कहा था कि विजय इज हिज बॉय, मतलब यह हमारा आदमी है और उस पर भरोसा कर। जिस विजय नायर के फोन से समीर महेंद्रू से केजरीवाल ने फेस टाइम पर कथित तौर पर बात की थी, वो विजय नायर जांच एजेंसियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी से जुड़ा था और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ब्रोकर का काम कर रहा था, और वो भी अब जेल में। जांच एजेंसीज के मुताबिक समीर महेंद्रू का दावा है कि इस मामले में करोड़ों रुपए केजरीवाल के आदेश पर दिए गए, जिसे गोवा चुनाव में खर्च किया गया। जांच एजेंसीज के मुताबिक वाईएसआर सीपी के सांसद श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। केजरीवाल ने उनका दिल्ली में शराब के कारोबार में शामिल होने के लिए स्वागत किया था। जांच एजेंसीज का यह भी दावा है कि इसके अलावा कई नेता पर्दे के पीछे रहकर आबकारी घोटाले में शामिल थे, जिसमें साउथ की शराब लॉबी की अहम भूमिका है। यानी शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। इस केस में न सिर्फ ईडी की जांच नए लेवल पर पहुंच गई है, बल्कि ईडी अब आरोपियों की संपत्तियां भी जब्त करता चला जा रहा है। मनीष सिसोदिया समेत अन्य लोगों की संपत्ति अटैच कर ली गई है। मतलब उधर सिसोदिया जेल में है और उनकी संपत्ति जब्त हो गई है। भाई, नई मुसीबत मनीष सिसोदिया के लिए खड़ी हो गई है। शराब घोटाले की बात कर रहा हूं, जिसमें संपत्ति जब्त की गई है, यानी संपत्ति अटैच की गई है। मनीष सिसोदिया प्लस अन्य, इनकी कितनी की संपत्ति जब्त हुई है? 52 करोड़ 24 लाख की संपत्ति जब्त। इतने की इनकी संपत्ति जब्त हो गई है भाई। अब आप समझिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ईडी की जांच अब अलग लेवल पर चलती चली जा रही है। और इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात कीजिएगा तो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर 2 फ्लैट और जमीन जो है उन्हें जब्त कर लिया गया है। यह जब्त हो गया है। इसके अलावा 11,49,000 का जो बैंक बैलेंस था, वो भी जो है गया। शराब घोटाले में अब तक कुल अटैच्ड एसेट जो है, कुल जो जब्त की गई है राशि, वो 128 करोड़ 78 लाख रुपए की
संपत्ति जब्त की गई है कुल अभी तक, और अब 52 करोड़ की हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया की संपत्ति भी जब्त हुई है। और जो रकम जिसका पता लगा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो रकम पता लगी है वो है 1934 करोड़ रुपए की रकम का पता लग चुका है ईडी को। और ईडी की गिरफ्तारी में अब तक 13 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए आप इस बात को समझिए कि यह मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। संपत्ति जब्त होना, नई गिरफ्तारी होना, ये सारे संकेत हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन शायद और बढ़ सकती है। लेकिन इस वक्त टेंशन में एक और नाम है, और वो नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का। पाठशाला में अब उस विवाद का चैप्टर जिसकी चर्चा देश भर में। टीवी पर पहली बार आज आपको एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे से मिलवाने जा रहा हूं, जिन मनीष दुबे का अभी तक लोगों ने सिर्फ नाम सुना लेकिन ना उनको देखा है ना उनका पक्ष जाना है। वो मनीष दुबे आज आपके सामने आ रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे ने खुद पर लगे आरोपों पर क्या कहा है आज आपको ये भी दिखाऊंगा। साथ ही एसडीएम ज्योति मौर्य की ससुराल भी लेकर चलूंगा और देश भर से क्या रिएक्शन आ रहा है वो भी बताऊंगा। पिछले कुछ दिनों से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य की कहानी पर देश भर में लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। किसी को आलोक मौर्य से हमदर्दी है, किसी को एसडीएम ज्योति मौर्य ठीक लग रही हैं, किसी को लगता है कि आलोक मौर्य के साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, आलोक ही सही है। किसी को लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का अपना पक्ष भी हो सकता है। किसी महिला के बारे में पहले से धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। मतलब अलग लेवल पे बहस चली गई है। एक पति पत्नी की कहानी देश भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस बहस के बीच इस कहानी का एक और कैरेक्टर है जिसकी बात तो बीच बीच में उठ रही है, लेकिन वो कैरेक्टर आज तक दुनिया के सामने नहीं आया, और वो कैरेक्टर है मनीष दुबे का। वो कैरेक्टर आज पाठशाला में सबके सामने आएगा। मनीष दुबे पहली बार, इस कहानी का वो कैरेक्टर जिसकी चर्चा हुई है लेकिन लोगों ने उसे देखा नहीं है, उनका पक्ष जाना नहीं है, वो सामने आएंगे। जिसके बारे में ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने रोते रोते सबको बताया था कि मनीष की वजह से ज्योति मौर्य मुझे छोड़ रही है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर आरोप लगाया था कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ उनका रिश्ता है। ये मनीष दुबे कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका पक्ष क्या है, ये सब आपको आज पाठशाला में बताने जा रहा हूं। और मैं नहीं बताऊंगा, खुद मनीष दुबे बताएंगे। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, आज वो टीवी पर अपनी बात कहेंगे। आज मनीष दुबे पहली बार टीवी पर सामने आने जा रहे हैं, क्योंकि जब से एसडीएम ज्योति मौर्य पर उनके पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाए, उसके बाद से ज्योति मौर्य के केस में मनीष दुबे की ही चर्चा हो रही है। लोग मनीष दुबे के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन है भाई जो पति पत्नी के बीच आया, जो आरोप लग रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि मनीष दुबे का क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है, क्योंकि घर घर में ज्योति केस की चर्चा है। आपको मनीष दुबे से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाता हूं कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे पर क्या आरोप लगाए। वो सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियट होटल में सर लोग जाके रुकते हैं। आलोक मौर्य का कहना है कि उनका परिवार मनीष दुबे की वजह से टूट रहा है। ज्योति और आलोक के बीच बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ, उसमें भी मनीष दुबे का ही जिक्र बार बार आया है। मनीष दुबे के नाम पर ही एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच बहस हो रही है। मनीष दुबे के बारे में आपको बताऊं, उनसे आज आपको मिलवाऊं, उनका पक्ष उन्हीं की जुबानी सुनवाऊं, उससे पहले वो वायरल ऑडियो आपको सुनवा दूं। हमने शुरुआत किया था, तुम भी दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया है। हाँ वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई था ही नहीं।
सूरज बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी का मेरे सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप ये फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एटीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, ATM के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है आप नंबर। हाँ। ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो। यहां पर भी मनीष दुबे का ही जिक्र हो रहा है। आलोक मौर्य के आरोप पर एसडीएम ज्योति मौर्य जवाब दे चुकी हैं कि उनका किसी के साथ अफेयर नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। ये अफेयर है या नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है, और पति पत्नी के मामले में कानूनी तरीके से आगे बढ़ रही। लेकिन अभी तक मनीष दुबे का कोई पक्ष सामने नहीं आया। मनीष दुबे पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये आज आपको पता चलेगा। लेकिन पहली बार आप टीवी पर मनीष दुबे को देखिए। ये हैं वो मनीष दुबे जो इस सब एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, उसके सबसे प्रमुख किरदार और सबसे प्रमुख तीसरे किरदार कहिए। एक ज्योति मौर्य, एक उनके पति आलोक मौर्य, और तीसरा मनीष दुबे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्योति मौर्य के दोस्त हैं। उनसे ही करीबियों की वजह से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कड़वाहट आई। वो मनीष दुबे कौन है, आज तक कोई नहीं जानता था। लोग उनका पद जानते हैं, कहां पोस्टेड है जानते हैं, लेकिन उनका पक्ष और उनके बारे में लोग नहीं जानते थे उस तरह से कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। एक तरफ आप ज्योति मौर्य को देख रहे थे, एक तरफ आलोक को देख रहे थे, और बीच में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं हाथ जोड़े हुए, यही है मनीष दुबे। मनीष दुबे उत्तर प्रदेश के महोबा में होमगार्ड के जिला कमांडेंट। अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर आलोक मौर्य के आरोपों पर पहले तो मनीष दुबे कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कई बातों का जवाब दिया। पहली बार मनीष दुबे को सुनिए एसडीएम ज्योति मौर्य के केस के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि जब हम सारे पक्ष आपके सामने रख रहे हैं तो जिन मनीष दुबे का नाम बार बार आ रहा है उनका भी तो कुछ पक्ष होगा। वो इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। मनीष दुबे से सुनिए इस पूरे केस के बारे में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में। मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन इस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना। आज हर आदमी, मैं तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहां बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? मनीष दुबे ने पढ़ाई लिखाई और ज्योति मौर्य को एसडीएम बनाने वाले बयान पर आलोक मौर्य को जवाब दिया। उनका कहना है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है बचपन से पढ़ाना लिखाना। क्या कोई किसी को ऐसे ही एसडीएम बना सकता है? एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे ने यह भी कहा कि आलोक मौर्य इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन कोई मनीष दुबे से यह भी पूछे कि ठीक है, बचपन से पढ़ाना आप कह रहे हैं कि पढ़ाना होता है, लेकिन कितनी ही बार ऐसा होता है कि शादी के बाद पति पत्नियों को आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करते, उन्हें पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं करते। अगर आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाई लिखाई में मदद की, उन्हें कंपटीशन की तैयारी करने में मदद की, तो क्या यह क्रेडिट आलोक से छीना जा सकता है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बचपन से नहीं पढ़ाया? यह तो कोई तर्क नहीं हुआ मनीष दुबे जी का कि भाई बचपन से नहीं पढ़ाया है इसलिए वो पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर सकता। अरे भाई, शादी के बाद कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां घर बैठी रह जाती क्योंकि पति सपोर्ट नहीं करता। अगर आलोक मौर्य ने सपोर्ट किया है तो इसका क्रेडिट उनको देना होगा, और इसलिए अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने साथ दिया पत्नी का, तो इसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मनीष दुबे को ऐसा लगता है कि आलोक मौर्य बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आलोक को पता है कि एसडीएम की पढ़ाई कैसे होती है,
कितने पेपर होते हैं? मनीष दुबे ये सवाल पूछ रहे हैं। मनीष दुबे कह रहे हैं कि इस मामले को इतना बड़ा चढ़ा दिया गया कि यह पर्सनल मामला था, इसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन क्या से क्या हो गया। मनीष दुबे ने आगे क्या बताया, सुनिए। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया, मैं भी हतप्रभ हूँ, वो भी हतप्रभ है। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। मनीष दुबे कह रहे हैं कि आलोक मौर्य से अगर पूछ लीजिएगा कि कितने पेपर होते हैं एसडीएम बनने के एग्जाम में, तो वो भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन कोई मनीष दुबे जी से यह पूछे कि कितने ही गरीब माता पिता जो ये नहीं जानते कि उनका बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है तो कितने पेपर दे रहा होगा, लेकिन जमीन बेचकर भी पढ़ाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके भी पढ़ाते हैं, तो क्या वो माँ बाप जो हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि इंजीनियरिंग के कितने एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, एमबीबीएस के एग्जाम में कितने पेपर होते हैं, उनका अधिकार खत्म हो जाता है क्या बच्चों पर से? उन्होंने बच्चों के लिए जो किया, योगदान दिया, वो खत्म हो जाता है क्या? ये सवाल आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये मामला सोशल मीडिया में पब्लिक के सामने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन आलोक मौर्य ने पत्नी को सहयोग दिया, साथ दिया, आगे बढ़ने में मदद की, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। जो आलोक मौर्य को सही बताएं, जो ज्योति मौर्य को सही बताएं, वो सारे लोग, दोनों पक्ष के लोग ये मानते हैं कि भाई आलोक मौर्य ने पत्नी का साथ तो दिया। आप उनको डिमीन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या कि अरे ये आदमी, इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के दोस्त मनीष दुबे उन्हें डिफेंड कर रहे हैं। आलोक मौर्य लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया। बार बार पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले आलोक मौर्य को मनीष दुबे का जवाब यह है कि अगर कोई खुद होशियार या पढ़ने में तेज ना हो तो क्या कोई उसे एसडीएम बना सकता है? एक बार मनीष दुबे का यह पूरा बयान एक बार फिर से सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मामले में, मैं हाथ जोड़ सकता हूँ, कहिए तो पैर पड़ सकता है, लेकिन जिस बारे में प्लीज, क्योंकि उसकी सुन लीजिए ना, आज हर आदमी, मैं तमाम वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, हर आदमी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं, पढ़ाई लिखाने का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया, सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे ये पूछ लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब पेपर आते हैं, हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा दिया, मैं भी हतप्रभ हूँ, वो भी हतप्रभ है। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं के वहीं खत्म करना चाहिए। यह है मनीष दुबे का पक्ष, पर्सनल मामला था, उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए था। अब आपको एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल लेकर चलता हूं और बताता हूं कि वहां पर ज्योति मौर्य के ससुर और गांव वाले क्या कह रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद में आलोक मौर्य के परिवार से बात करने के लिए हमारी टीम आजमगढ़ पहुंची। आलोक मौर्य के गांव का नाम बछवल है, जो आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील में। आलोक मौर्य के पिता सरकारी स्कूल से हेडमास्टर थे और 2018 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद आलोक के पिता राम मुरारी मौर्य गांव में परिवार के साथ रहते हैं। इसी गांव से आलोक की शादी साल 2010 में वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। आलोक और ज्योति की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी, लेकिन आज गांव का माहौल शांत है। गांव के लोग बहुत ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवाद से दुखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य हैं। राम मुरारी मौर्य को यह समझ नहीं आ रहा कि उनकी बहू ने यह सब क्यों किया। एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुर राम मुरारी मौर्य इस मुद्दे पर चर्चा करते ही परेशान हो जाते हैं।
जब राम मुरारी मौर्य से एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में पूछा गया तो वो रोने लगे। आसपास बैठे लोगों के समझाने पर शांत हुए और फिर अपनी बात बताई। राम मुरारी मौर्य ने कहा कि यह सब देखने से अच्छा था वो मर जाते। मृत्यु ठीक है, बेकार जीवन है। नहीं, आप लोग क्यों होपलेस हो रहे हैं? आपने तो कुछ गलत किया नहीं है, आपने तो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया है और वो गलती उनकी है, तो आप क्यों उसमें गिल्टी फील कर रहे हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने अपने बहू को पीसीएस अधिकारी बनाया। शिक्षा दीक्षा उनकी यहीं से कंप्लीट कराई थी? कहाँ? बीए करके आए थे। अच्छा, फिर मैं पढ़ाई लिखाई में पीछे तैयारी सब उधर इलाहाबाद से अपने यहाँ से अपने माध्यम से, जैसे लड़का जी हम लोग मिलकर खुद बयान दिए सर क्या किया जाए। कितने बच्चे आपके हैं सर? मैं 3। अच्छा, आप किस पद पे रहे, रिटायर हुए? हेड मास्टर है मिडिल स्कूल सरकारी स्कूल। अच्छा, कब रिटायर हुए? सन 18। तो आप लोग की कब जानकारी हुई? उधर मीडिया के माध्यम से मिली कि कुछ नहीं सर, वो तो सब है, अब कुछ मत कहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहें सर। गांव में ही आलोक मौर्य के चाचा भी रहते हैं, वो भी इस विवाद से दुखी। आलोक के चाचा ने बताया कि आलोक ने कर्ज लेकर ज्योति को पढ़ाया और एसडीएम बनाया, लेकिन अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने अपने पति को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि अगर ज्योति चाहती तो वो अपने पति को भी आगे बढ़ा सकती क्योंकि वो अधिकारी है और उसके पास पावर है। 2010 में उनकी शादी हुई और शादी होने के बाद वह जब आए तो उन्होंने कहा कि हमारा पढ़ने का इच्छा है, तो आलोक ने कहा कि भाई ठीक है, हम तुमको जितना हमसे सफरेगा, जितना आगे जाओगी हम तो तुमको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। उन्होंने मेहनत किया, यहाँ तक कि नमक रोटी खा करके बेचारा उनको पढ़ाया। अब पढ़ाने के बाद जब एसडीएम बना दिया, बनाने के बाद कुछ समय के बाद 2 बच्चियां पैदा हुई। तब तक आलोक खराब नहीं थे, आलोक का परिवार खराब नहीं था, माने ज्योति के सास और ससुर खराब नहीं थे, ये उनकी दादी बैठी हुई हैं, तब तक अच्छे थे। अगर तुम पीसीएस कर चुकी हो, यह सोचने की बात है, तो जानते हो कि मेरे पति बहुत छोटी सी नौकरी कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास तो पावर था, उसको भी आगे बढ़ा दिए थे। जैसे तुमको कर्ज लेकर के किसी तरह से आगे बढ़ाया, उससे से तुम अब उसको आगे बढ़ा सकते थे, तुम्हारे पास तो पावर था। एसडीएम ज्योति मौर्य के परिवार ने आलोक मौर्य के परिवार पर आरोप लगाया था कि शादी झूठ बोलकर की गई। आरोप यह लगाया था कि आलोक मौर्य के परिवार ने शादी के कार्ड पर आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया, यानी आलोक की नौकरी और पद के बारे में झूठ बोला गया, जबकि वो असल में सफाई कर्मचारी है। इस पर आलोक मौर्य के चाचा ने कहा कि शादी के कार्ड के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो झूठ है। एसडीएम ज्योति मौर्य के परिवार वाले ये कार्ड कहीं से भी छपवा सकते हैं। यहाँ जो शादी में कार्ड बटा था केवल आलोक सन ज्योति मौर्य, ये हाँ ये हुआ था, न कोई पद लिखा गया था, न कोई बात थी। लेकिन जो वहाँ वाले जो कार्ड भले अलग से छपवा लें, जब चाहे तब कंप्यूटर से निकलवा सकते हैं, लेकिन सब टोटल गलत बात है। वो अपने बचने के लिए ऐसा उपाय रच रहे हैं, केवल हवा उड़ाई जा रही है, मतलब कि जो ये हाँ झूठ बोलकर शादी हुई है। अरे इसके बाद कोई भी शादी करने जाता है तो पहले पता लगाता है कि मतलब कि हकीकत क्या चीज़ है। अनायास जाकर के शादी नहीं कर लेता है, नात रिश्तेदार से पता लगाता है, गांव-पुर से पता लगाता है, जहाँ रहन सहन होता है वहाँ पता लगाते हैं लोग, तब शादी होती है। शादी कोई मामूली चीज़ नहीं होती है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद का असर यह हुआ कि आलोक के चाचा ने अपनी बहू को आगे पढ़ाने से मना कर दिया। आलोक के चाचा का कहना है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी बहू को आगे पढ़ा सके। मैं बताया ना आपसे कि मेरी भी बहू पढ़ रही है, एमए कर चुकी है, बीटीसी कर चुकी है, लेकिन हमारी हिम्मत खुद घट गई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें। हिम्मत हमारी घट गई है। अब यही बात मैं बार बार कल से कह रहा हूं कि एक केस में कुछ हो गया, इसका मतलब हर बहू हर बेटी को घर में बैठा दीजिए और पढ़ाइए नहीं, ये मत कीजिए।
एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का मामला पूरा देश देख रहा है। इस पर आलोक मौर्य के गांव की लड़कियां, महिलाएं, पुरुष क्या सोचते हैं, यानी एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल में, ससुराल जहां है उस गांव के महिलाएं और पुरुष क्या सोचते हैं, बच्चियां क्या सोचती हैं, आपको दिखाता हूं। बहुत मेहरारू पे अथवा हो गल, रुकावट हो गई, सब मेहरारू अब बेकार हो गई। नहीं केहू की हिम्मत ना करी पढ़ावे लिखावा का। देखिए सोच की बात है, अगर मतलब जिसको विश्वास होगा अपनी बहू बेटियों पे तो वो मतलब भेजेगा, लेकिन ऐसा काम ये कर ही दिए हैं कि अब तो विश्वास लगभग सबका उठ ही गया है। बाकी अब रही बात मतलब पढ़ाने की, तो जिसके ऊपर मतलब विश्वास रहेगा अपनी बहू बेटियों पे बहुत ज़्यादा तो वही भेजेगा। हमारे गाँव में तो ऐसे ही हर जगह चर्चा चल रहा है, मतलब जहाँ भी देखो मतलब उन्हीं की बात हो रही है, एसडीएम मतलब सही बात। हमारे गाँव में सभी लोग डर रहे हैं पढ़ाने से। का कहीं भैया सब तो देखत हवा जौन होता तो लोग के अगुआ है गलत भाई ना, गलत बहुत कर गए। हमार भैया का कह के उठवा कैले उन्हें डीएम कैले, जब सदिया भरल तब ठीक करानी, दूठ बच्चिया हो गई नहीं तब ठीक करानी, नौकरी पा गई नहीं ठीक करानी, तो ऐसा घटना उन्हें ना करे के चाहत रहा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हाँ, जैसे आगे के भविष्य के लिए तो समस्या है ही है। नहीं ऐसा नहीं कि वो कर दें कि नहीं सब एक ही डिपार्टमेंट का हो जाए, एक गलती किया भी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो समझदार है, डर हो गई है लेकिन नहीं। देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है, जिसको अपने फैमिली वालों पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, वो तो पढ़ाएगा ही, और जिसको नहीं होगा वो नहीं पढ़ाएगा, बस। लेकिन ये तो झटका तो लगा लोगों को। बिल्कुल झटका लगा ही है। और बाकी जो लड़कियां पढ़ रही थी, जाके एसडीएम की तैयारी कर रही थी, उनको मतलब उनके घर वाले बुलाएं कि नहीं पढ़ना है, तुमको भी वही करना होगा, तो तुम नहीं करोगी, वो सब बस बुला लिए घर पे डायरेक्ट। सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोग अपनी बेटियों को, बहुओं को अब घर बुला रहे हैं कि मत पढ़ो। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य पर पूरे देश में बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दे की वजह से शादीशुदा महिलाओं को आगे पढ़ने में परेशानी होगी। इस पर महिलाओं और लड़कियों की क्या राय है? पटना में बीपीएससी की कोचिंग में पढ़ने वाली महिलाओं और लड़कियों से हमने बात की तो उन्होंने क्या बताया, पटना की एस्पिरेंट महिलाओं से सुनिए। हम लोगों पे ऐसा कुछ दबाव नहीं बन रहा है, और पति और घर वाले के सपोर्ट से ही अभी मैं यहाँ हूँ, और अभी तक हम लोग के सामने ये मुद्दा उठाया भी नहीं गया है, और ऐसा कोई चर्चा का विषय नहीं है। होती है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ के बीच, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की मुद्दा उठाई जाए। दोस्त है, अब आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, हर तरह के लोग से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी होती है, बहुत लोग चलिए आपस की है, कुछ इमोशंस होते हैं जुड़ गए जो एक दूसरे से शेयर कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां महिलाएं गलत हो गई या पुरुष गलत है। मेरे हस्बैंड मेरे पे बिलीव करते हैं और पूरे घर वाले में। हस्बैंड लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि अधिकारी बन गई बीवी तो छोड़ के नहीं जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वो उनका सपोर्ट करे, उन्हें आगे बढ़ाए, और जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तो एक फैमिली नहीं कहा जाता है कि 2 फैमिली आगे बढ़ते हैं और हमारा समाज आगे की ओर अग्रसर करे। देखिए पटना में महिलाएं कह रही हैं कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कुछ जगहों से महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। ये पूरा मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय तो है, लेकिन एक बात बार बार कह रहा हूं कि गलती किसी की भी हो, वो हर लड़की पर सजा के तौर पर नहीं साबित होनी चाहिए कि भाई हर लड़की को पढ़ाने से रोको। पाठशाला में अब योगी के गोरखपुर से पीएम मोदी का सनातन विरोधियों को जो जवाब दिया गया है उसका चैप्टर। गीता प्रेस गोरखपुर का अपमान करने वालों को पीएम मोदी ने आज एक झटके में कैसे निपटा दिया। पीएम ने गोरखपुर जाकर विपक्ष के उन नेताओं की क्लास कैसे लगाई जो सनातन धर्म और हिंदू शास्त्रों की रक्षा करने वाली गीता प्रेस को अपमानित करने का एजेंडा चलाते हैं, सुनिए। आज पीएम मोदी गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस गोरखपुर में पहुंचा। आज जब पीएम मोदी का काफिला गोरखपुर से निकल रहा था तो भारी बारिश हो रही और इस भारी बारिश के बीच लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों तरफ खड़ी थी। उधर आसमान से बादल बरस रहे थे, इधर लोगों का प्यार बरस रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हजारों की संख्या में लोग इस बारिश के बीच पीएम मोदी के स्वागत के लिए गोरखपुर की सड़कों पर खड़े दिखाई दिए। ये भीड़ इसलिए भी खड़ी थी क्योंकि पीएम मोदी ने आज गीता प्रेस का अपमान करने वालों को जवाब देकर हर हिंदुस्तानी का मान बढ़ाया था। एक बार सुनिए पीएम जब गुजर रहे हैं तो क्या सेंटिमेंट है लोगों का, फिर आगे की बात बताता हूं।
आप सोचिए, जिस संस्था ने देश के घर घर में रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथ पहुंचाए हैं, जिसने करोड़ों लोगों के हाथ में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जैसी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य दिया हो, जिस संस्था ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को बनाए रखने का धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशित करने का काम किया हो, ताकि इस देश में सनातन परंपरा के बारे में लोग जागरूक बने रहें, उस संस्था में आज तक कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं। और ये करोड़ों हिंदुओं का देश है। और क्यों नहीं गया भाई? क्योंकि उनको लगता होगा कि उनके वोट बैंक पर कोई बुरा असर न पड़ जाए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता प्रेस गोरखपुर पहुंचकर यह सारी परंपरा तोड़ दी। पीएम मोदी का गीता प्रेस जाने का दूसरा सबसे बड़ा मकसद गीता प्रेस का अपमान करने वालों को तगड़ा जवाब देना था। सबसे पहले पीएम मोदी की कुछ बातें सुनवाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में आगे क्या हुआ। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। गीता प्रेस पिछले 100 साल से हिंदू धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम कर रही है। यही वजह है कि आज घर घर में रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाई जाती। इसी गीता प्रेस की वजह से लोग सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर पाते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो इसी गीता प्रेस में छपी किताबों के मंत्रों से पूजा पाठ हो पाता है। अरे भाई, गीता प्रेस तो वो संस्था है जो आज के दौर में बिना किसी लाभ की उम्मीद में ये किताबें छाप रही है, ताकि हर हिंदू का आस्था और अध्यात्म से जुड़ाव बना रहे। इस महान योगदान को देखते हुए पिछले महीने मोदी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया, तो कांग्रेस को बहुत दिक्कत है। अच्छा, गीता प्रेस को आप देखिए, सम्मान उन्होंने रख लिया, लेकिन 1 करोड़ की जो राशि मिली थी सम्मान में, वो वापस कर दी। जबकि इतनी आर्थिक तंगी है इसको, गीता प्रेस को, लेकिन पैसे वापस कर दिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस को दिक्कत। उनके सीनियर नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस का अपमान कर दिया और ट्वीट करके कह दिया कि गीता प्रेस को पुरस्कार देने का फैसला वास्तव में एक मजाक है। यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश शायद ये भूल गए कि यही वो गीता प्रेस है जिसकी एक मैगजीन के लिए महात्मा गांधी लेख लिखा करते थे। आज यही बात जो हमने आपको पाठशाला में पहले बताई थी, जब मैं अमेरिका में था और उस दिन ये विवाद हुआ था, मैंने वहां से आपको दिखाया था कि अमेरिका में भी लोग गीता प्रेस की छपी हुई किताबें पढ़ रहे हैं। आज ये बात कि गांधी जी गीता प्रेस की एक मैगजीन के लिए लेख लिखते थे, पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को याद दिलाई। 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर ही हमारी सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था
एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। मुझे खुशी है कि आज ये पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। यानी गोरखपुर में गीता प्रेस के इस कार्यक्रम में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास भी याद दिलाया, इस गीता प्रेस का जो योगदान है सनातन के लिए वो भी याद दिलाया और हर एजेंडा जीवी को, गीता प्रेस का अपमान करने वालों को सीधा सीधा जवाब दे दिया। और ये 100 करोड़ हिंदुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो भी गीता प्रेस के लिए आगे आए और ये समझें कि सनातन के लिए गीता प्रेस ने क्या किया है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर देखिए, जो वैचारिक तौर पर गरीब हो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आर्थिक तौर पर जो गरीब हैं उनका चैप्टर सुनाता हूं। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी का चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा कि 2 BHK फ्लैट है इस भिखारी के पास, इसके पास अपना दुकान है जिससे रेंट आता है, लेकिन फिर भी यह भिखारी है और भीख ही मांगता है। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी से आपको मिलवाता हूं। सड़क के किनारे या किसी सिग्नल पर, रेलवे स्टेशन पर या फिर मंदिर के बाहर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखने पर आपको क्या लगता है कि गरीब है, लाचार है, इस वजह से भीख मांग रहा होगा। इन्हें गरीब और बेसहारा समझकर कुछ पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन भिखारियों में से कुछ काफी दौलतमंद भी होते हैं। कई भिखारी ऐसे हैं जो करोड़पति तक बन गए। इनके पास करोड़ों की संपत्ति, फ्लैट, दुकान और अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, भीख मांग मांग कर। उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कुछ का खुद का बिजनेस भी है, इसके बावजूद वो सड़कों पर भीख मांगते हैं। आज पाठशाला में ऐसे ही भिखारियों के बारे में आपको बताऊंगा। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम भरत जैन है। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भरत जैन दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है। भरत जैन के बारे में बताया जाता है कि यह मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और आजाद मैदान के आसपास भीख मांगता है। भीख मांगकर भरत जैन इतनी प्रॉपर्टी जुटा चुका है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भीख मांगने वाले भरत जैन के पास इतनी दौलत है कि नोएडा जैसे शहर में आराम से 5 से 6 शानदार फ्लैट खरीद सकता है। यानी भरत जैन के लिए भीख मांगना कोई मजबूरी नहीं रह गई, बल्कि एक बिजनेस बन चुका है। हालांकि भिखारी बनना कोई अच्छी बात नहीं है, कितने भी पैसे आ जाएं, लेकिन मेहनत करके काम कम कमाना अमीर भिखारी होने से हमेशा ज्यादा अच्छा, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लाचार, असहाय नहीं होते, बल्कि जिन्होंने भीख मांगने को ही अपना बिजनेस बना लिया। भीख मांगकर करोड़ों की संपत्ति जुटाने के बाद भी ये लोग भीख मांगना नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया के सबसे अमीर भिखारी बन चुके भरत जैन की प्रॉपर्टी के बारे में सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दावा है कि भरत जैन की कुल 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भरत जैन भिखारी जो है, 7.5 करोड़ की इनकी संपत्ति है। भरत जैन हर रोज करीब 8 घंटे भीख मांगकर 2 से 2,500 रुपए तक कमा लेते हैं। यानी उनकी एक महीने में 70 से 80 हजार रुपए तक की कमाई हो जाती है। भीख मांगकर जुटाए पैसों से भरत जैन मुंबई के परेल इलाके में एक फ्लैट भी खरीद चुके हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्लैट है इनके पास। भरत जैन के परिवार के लोग स्टेशनरी की दुकान के मालिक हैं। इतना ही नहीं, मुंबई के पास ठाणे में भरत जैन की 2 दुकानें हैं, जिनसे हर महीने 30,000 रुपए का किराया अलग आता है। भरत जैन के 2 बच्चे हैं जो मुंबई के महंगे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि भरत जैन के परिवार के लोग उन्हें भीख मांगने से रोकते भी हैं, लेकिन भरत जैन को बिना मेहनत के कमाई करने की ऐसी लत लग चुकी है कि वो परिवार के मना करने के बावजूद आज भी भीख मांगने निकल पड़ते हैं। हालांकि भरत जैन अकेले भिखारी नहीं है जो भीख मांगकर करोड़ों की संपत्ति जुटा चुके हैं।
भारत में ऐसे और भी भिखारी हैं जिनके पास अपार्टमेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है और एक बड़ा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी ये लोग सड़कों पर भीख मांगने से नहीं हिचकते। भारत के ऐसे ही कुछ और अमीर भिखारियों के बारे में आपको बताता हूं। सरवतिया देवी, इनकी महीने की कमाई करीब 50,000 रुपए, हर साल अपनी बीमा की 36,000 रुपए की किस्त भरती हैं, पटना में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगती है। मासू, ये एक और भिखारी, इनकी महीने की कमाई करीब 45,000 रुपए है, अंधेरी वेस्ट और अंधेरी ईस्ट में फ्लैट है इनके, महंगे रेस्टोरेंट के बाहर भीख मांगते हैं। कृष्ण कुमार गीते, एक और भिखारी, महीने की कमाई करीब 45,000 रुपए बताई जाती है, मुंबई के पास एक फ्लैट है इनका, भीख मांगने का एरिया चर्नी रोड, मुंबई। पप्पू कुमार, इनकी महीने की कमाई करीब 35,000 रुपए, कुल प्रॉपर्टी करीब 1.25 करोड़ रुपए की, पटना में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगते हैं। लक्ष्मी दास कोलकाता में भीख मांगती है, महीने की कमाई करीब 40,000 रुपए है, कुल संपत्ति करीब 1 करोड़ रुपए की बताई जाती है। ये हाल है, लेकिन ये कोई इंस्पायर होने वाली स्टोरी नहीं है कि अरे हम भी भीख मांगते हैं। ये आपको ये बता रहा हूं कि कुछ लोगों की सोच में ये घुस जाता है कि बिना मेहनत के कुछ करना है तो पैसा आ भी जाए तो वो भिखारी रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत से कम कमाइए लेकिन इज्जत से कमाइए। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा है कि भारत को बीफ के निर्यात में नंबर 1 बनाने का सपना पूरा हो गया है। हमें बीफ एक्सपोर्ट पर पीएम मोदी के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे पर कुछ गड़बड़ी लगी। हमने इसका फैक्ट चेक किया। हमारी रिसर्च में पता चला कि पीएम मोदी को जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो साल 2012 का है। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री नहीं, और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एजीएम में शामिल होने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने बीफ निर्यात पर फोकस करने के लिए उस वक्त की यूपीए सरकार को निशाने पर लिया और आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार ने भारत को बीफ निर्यात में नंबर 1 घोषित किया है। उनके इसी बयान को एडिट करके वायरल किया जा रहा है।